नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर अपने नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और मेरी जो मुहिम है, व्यक्तिगत मुहिम है कि निर्दोष परिवारों को बचाना। आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स के आधार पर हम अपने वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। आज हमारा टॉपिक है कि जो लोग कोर्ट में क्लीन हैंड नहीं आते, मतलब कहने का ये है कि जो लोग कोर्ट में झूठ बोल के तथ्यों को बढ़ा चढ़ा के एफिडेविट दाखिल करते हैं, कोई आदेश पारित कराना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, उसके खिलाफ हमें कैसे चलना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं परजरी की। CRPC 340, 344 और 345 की आज हम बात करेंगे। आप लोगों से हमेशा मैंने रिक्वेस्ट किया थी हमारे जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, हमें बहुत स्टडी करनी पड़ती है और बहुत सारे जजमेंट्स देखने के बाद में हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकें। वीडियो शेयर करते रहें ताकि कि अगर हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे वीडियो के मार्फत वो नॉलेज गेन कर सके और अपने केसों को फाइट कर सके। क्योंकि अभी इस समय जो स्थिति है मेरी ठीक नहीं चल रही है, मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ और आप लोगों से हमेशा ही मैं सपोर्ट मांगता रहा। आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, लेकिन उस हिसाब से नहीं। आप लोग मेरी आर्थिक मदद करेंगे, हम आप लोगों की कानूनी मदद करेंगे। तो आज हम बात करेंगे CRPC 340 के बारे में। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर 340 के बारे में बताओ, कैसे फाइल करना है, कैसे कार्रवाई होती। तो सिंपली हमें क्या करना है उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। CRPC 340 क्या है? परजरी। अगर कोई महिला या कोई पुरुष बढ़ा चढ़ा के तथ्य देता है कोर्ट में झूठ बोलता है, झूठ बोल के कोई आदेश पारित कराना चाहता है, अब वो ये सोचता है कि नहीं अगर हम झूठ बोल देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो हमेशा कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया जाता है जब कोई परिवार दाखिल होता है। और अधिकांश जो है वो महिलाएं इस चीज़ का यूज करती हैं। उनको लगता है कि पति की प्रॉपर्टी कुछ भी दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, महिलाएं हैं तो उनको लाइसेंस मिला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तरीके से लड़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी ये गलत फहमी रहती है। तो इसी धारणा को आज हमें दूर करना है और कैसे मूव करना है इसके बारे में बताएंगे। जब भी आपके खिलाफ में कोई केस फाइल होता है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस केस का सर्टिफाइड कॉपी निकालें एफिडेविट का। जो एफिडेविट उसमें परिवार के साथ में लगाया गया वो एफिडेविट देखें। उस एफिडेविट में क्या क्या झूठ दिया गया है और आपके पास में क्या क्या एविडेंस है। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास एविडेंस होते हैं और कोर्ट में झूठ बोला जाता है। कभी कभी ये होता है कि एक फाइल में कुछ और चल रहा है, दूसरी फाइल में कुछ और चल रहा है, तथ्य अलग अलग है। तो हमें परजरी का केस फाइल करना चाहिए। और परजरी का केस फाइल करने के लिए CRPC 340 रीड विद IPC सेक्शन 195, इस पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। CRPC 340 में क्या है कि अगर कोई कोर्ट में झूठ बोलता है, क्लीन हैंड नहीं आता है और गलत नीयत से कोई फ़ायदा लेना चाहता है, तो हम परजरी का केस फाइल कर सकते हैं। ये उसी अदालत में होगा जिस केस में झूठ बोला गया है, उसी अदालत में दाखिल होगा। CRPC 340 के तहत में रीड विद 195 ऑफ CRPC। लेकिन कुछ लोग इसमें गलतियां क्या कर देते हैं मैं आपको बताऊं। गलतियां ये कर देते हैं कि IPC सेक्शन 195 लगा देते हैं CRPC के साथ में। CRPC 340 विद IPC 195। IPC 195 उस जगह पे लगता है जब कोई ऐसा संज्ञेय अपराध जिसमें उम्र कैद तक की सज़ा
देने के लिए कोई ऐसा प्रलोभन किया गया हो कोर्ट में, कोई ऐसा झूठ बोला गया हो, तब लगता है। तो 195 आईपीसी का यूज 340 के साथ में अगर आप कर रहे हैं तो गलत है, वो एप्लीकेशन आपकी खारिज होगी। तो आपको कैसे मूव कर रहे हैं मैं बताऊं आपको। सीआरपीसी 340 रीड विद सीआरपीसी 195। सीआरपीसी 195 में आईपीसी के 25 सेक्शन दिए गए हैं जिनके दायरे में आप फाइल कर सकते हैं। जैसे सपोज आईपीसी सेक्शन 191 हो गया, 192 हो गया, 193 हो गया, 194 हो गया, 199 हो गया, 200 हो गया, 228 हो गया, 219 हो गया, 211 हो गया, 209 हो गया। इस तरीके के 25 सेक्शन हैं जिनके अंदर आप दाखिल कर सकते हैं। अब 340 में होता है क्या है कि 340 जो है उसमें जैसे ही आप फाइल करेंगे, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है कि राइटिंग में ले, ऑर्डर शीट में मेंशन करें और ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास में ट्रांसफर करेंगे। अगर कोई संज्ञेय अपराध कारित हो रहा है तो तुरंत वो कस्टडी में लेके जेल भेज सकते हैं। अगर संज्ञेय अपराध कारित नहीं हो रहा है, मतलब नॉन वेलेबल अपराध अगर कारित हो रहा है, तो वो तुरंत कस्टडी में भी ले सकते हैं। अन्यथा वो सामने वाली जो अपोजिट पार्टी है उससे वो सम्मन करके जवाब भी मांग सकते हैं, जांच भी सकते हैं कि आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है। इन द केस अगर हाईकोर्ट में अगर 340 सीआरपीसी के तहत में अगर कोई फर्जरी होती है तो हाईकोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई कोर्ट का ऑफिसर ऐसा नियुक्त करे इसमें कि जांच हो सके। अब 340 सीआरपीसी रीड विद आईपीसी सेक्शन 195, आईपीसी सेक्शन 195 में आप दाखिल नहीं कर सकते अगर कोई संज्ञेय अपराध नहीं बन रहा है। लेकिन आपको क्या करना है कि आईपीसी का जो दायरा है, सीआरपीसी 195 में जो दिए गए हैं, जो 25 सेक्शन दिए गए हैं, उनका आप यूज करें। सीआरपीसी 340 रीड विद सीआरपीसी 195 अंडर आईपीसी दिस। तो आप इन्हीं चीज़ों को, अगर आप ये सोचते हैं कि सीआरपीसी 340 रीड विद सीआरपीसी 195 इसके साथ में अगर आईपीसी 467, 468, 470, 71 जैसे अपराध, 420 जैसे आईपीसी सेक्शन अगर लगाते हैं तो वो आपकी याचिका खारिज हो जाएगी। तो इस याचिका को दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा। और प्रोसीजर में आपको बताऊं कि सीआरपीसी 340 रीड विद सीआरपीसी 195 अंडर आईपीसी देश जो 25 सेक्शन सीआरपीसी 195 में क्लोज किए गए हैं, तब आपकी याचिका पे सुनवाई होगी, सम्मन किए जाएंगे। अगर नॉन अवेलेबल सेक्शन अगर बनते हैं तो मजिस्ट्रेट उसी टाइम पे अपना राइटिंग में ऑर्डर देते हुए कस्टडी में ले सकते हैं अपोजिट पार्टी को, उसी अदालत में होगा। इन द केस अगर आपकी एप्लीकेशन अगर खारिज कर दी जाती है तो आप उसी अदालत में, जिस अदालत में पर्जरी हुई है, उसी अदालत में सीआरपीसी 341 के तहत में आप एप्लीकेशन अपील के लिए मूव कर सकते हैं। अब बात आ जाती है 344 सीआरपीसी के। सीआरपीसी 344 में अगर इसमें कुछ सेक्शंस दिए गए हैं आईपीसी के, जैसे सपोज आईपीसी सेक्शन 175, 178, 179, आईपीसी सेक्शन 228 और है इसमें। अगर इन सेक्शनों के अंदर में कोई अपराध होता है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस द्वारा कोई गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और कोर्ट में इसकी संतुष्टि होती है, कोर्ट इसकी संतुष्टि करता है कि हाँ ये गलत दिए गए हैं, तो आपके खिलाफ में 500 रुपये तक का फाइन या 1 महीने तक की जेल हो सकती है। तो आप 344 सीआरपीसी का भी यूज कर सकते हैं, अंडर कस्टडी भी ले सकते हैं और इसमें हार्ड सजा भी है, वो डिपेंड। अगर इसमें 344 के तहत में अगर नॉन अवेलेबल सेक्शन अगर बन रहा है तो आपको 1 साल तक की कठोर कारावास भी हो सकती है। अब बात करते हैं सीआरपीसी 345। सीआरपीसी 345 के तहत में यह है कि अगर आप किसी भी तरीके से गलत तरीके से अगर आप कोर्ट में कोई आदेश पारित कराना चाहते हैं और आदेश पारित करने के टाइम पे या पेंडिंग के टाइम पे आपने कुछ ऐसा झूठ बोला है जिससे कि
माननीय न्यायालय को लगता है कि आपने न्यायालय को गुमराह किया है, आप कोई गलत नीयत से आए कोर्ट में, तो आपके खिलाफ में वो एक्शन ले सकते हैं, आपको कस्टडी में भी ले सकते हैं, यानी कि माननीय न्यायालय को गुमराह करने के पेपर। तो इसी तरीके से आप CRPC 340 रीड विथ CRPC 195 अंडर IPC, अगर आपकी वाइफ ने फॉल्स एफिडेविट दिया है, फॉल्स एफिडेविट पे कथन गलत दिए हैं, जानबूझकर कथन गलत दिए हैं, तो जो भी IPC के सेक्शंस बनते हैं जो आपके मेरिट्स के हिसाब से, आपके केस के हिसाब से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका दायरा वही रहेगा जो CRPC 195 में जो 25 IPC के सेक्शंस दिए हैं। इससे बाहर आप नहीं लगा सकते, अगर आप लगाएंगे तो खारिज हो जाएगी। अगर ऐसी ही जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और CRPC 340 या 345 या 344 के बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप याचिका दाखिल करते हैं उसी अदालत, जिस अदालत में झूठ बोला गया है, तो उसमें जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो पार्टी बन जाते हैं। तो अब मजिस्ट्रेट तो मुकदमा लिखाएंगे ही नहीं, तो उनकी तरफ से रीडर मुकदमा लिखता है, उनकी तरफ से रीडर मुकदमा लगता है, लेकिन वो हिडन पार्टी होती है, मुकदमा हमको ही लड़ना पड़ता है। फिर हमारे एज ए कंप्लेंट के तौर पे उसको ट्रीट किया जाता है, 202 के बयान वगैरह होते हैं, उसके बाद में वारंट वगैरह होते हैं। अगर नॉन अवेलेबल सेक्शन अगर बन रहे हैं, अपराध अगर संज्ञेय श्रेणी का बन रहा है, तो ऑन द स्पॉट कस्टडी में लिया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। और अधिकांश मामलों में 340 CRPC की जो एप्लीकेशन है या 344 या 345 की एप्लीकेशन है उसको खारिज ही करते हैं। इसलिए खारिज करते हैं क्योंकि इसमें जज पार्टी होते हैं, हिडन पार्टी होते हैं, रीडर की तरफ से मुकदमा चलता है, लेकिन रीडर भी इसमें हिडन पार्टी है। जो दाखिल करने वाला है, जो पटिशनर है, पटिशनर को ही मुकदमा लड़ना पड़ता है। तो इस बात को आप समझिए। इसलिए क्या है कि 340 CRPC की एप्लीकेशन हमेशा, और 340 CRPC के तहत में कोई भी जेल जाने से नहीं बच सकता अगर ये चीज़ प्रूफ हो गई कि आपने गलत किया है। तो इसलिए सबसे पहले जिसने भी कोर्ट में झूठ बोला है, गलत एफिडेविट दिया है, उसका पहले एफिडेविट निकालो। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि CRPC 125 के मामलों में महिलाएं बढ़ा चढ़ा के बोल देती है और कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन दे देती है कि नहीं, इतना नहीं है, इतना भरण पोषण आपको देना है। तो उसका एफिडेविट उठाओ और उसके कोर्ट के आदेश को विटनेस बनाते हुए याचिका फाइल करो। 340 CRPC रीड विद CRPC 195। तो उसके एफिडेविट को उसमें गलत बताओ, किसने जो एफिडेविट दिया है वो इसने गलत दिया है, माननीय न्यायालय ने इस तरीके से। तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों तक हम पहुँचाते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें, हमें भी आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। CRPC 340 की एप्लीकेशन कैसे बनानी है, 344 की एप्लीकेशन कैसे बनानी है, 345 की एप्लीकेशन कैसे बनानी है, आपके मैटर में कौन कौन से सेक्शंस बनते हैं, किस तरीके से आपको मूव करना है, इसके संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमारा नीचे WhatsApp नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।